हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर सेट 4 के अंतर्गत यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 24-25 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और डिस्कस करते हैं यूनियन बजट 2024-25 को। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2024-25 का जो है साइज कितना है। यानी कि जो बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी क्या है, यह वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी क्या है, तो यह वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही बजट 2024-25 को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और इस बजट का जो है साइज पूछ रहा है कि कुल साइज कितने का है बजट का। तो कुल साइज कितना है, 48.21 लाख करोड़। कितने का हमारा टोटल बजट है या पूरा, तो 48.21 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024-25 के लिए। यह इसका टोटल साइज है। ये देखिए, ये कौन है, हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। और यह बजट देखिए, यह बजट प्रस्तुत करते हुए इन्होंने बजट को हाथ में लिया हुआ है। यह टोटल बजट है, यही कितना है, 48.21 लाख करोड़ का बजट है। हमेशा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बजट को जो वित्त मंत्री हैं प्रस्तुत करते हैं वह किस कलर के बैग में रहता है, किस कलर के थैले में रहता है। तो वह किस कलर के थैले में रहता है, हमेशा याद रखिएगा, लाल रंग के थैले में। हमेशा बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो किस रंग के थैले में होता है, लाल रंग के थैले में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पिक को सेलेक्ट किया था कि आपको एक एडिशनल फैक्ट बताया जा सके बजट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बजट 2024-25 में किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है। यानी कि बजट जो है हमारा 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए किस मिनिस्ट्री के लिए, किस मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा, डिफेंस। देखिए, मैंने ये सारी पिक्स जो है इसलिए मतलब इसको मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ ताकि चीज़ें जो है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपके दिमाग में रक्षा डिफेंस मंत्रालय छप जाएगा कि किसके लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटन हुआ है, तो डिफेंस मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के लिए। आइए जान लेते हैं कि कितना जो है डिफेंस मंत्रालय के लिए आवंटित हुआ है बजट। तो कितना आवंटित हुआ है, 4.5 लाख करोड़। कितना, 4.5 लाख करोड़। लाख को मैंने एल और के को करोड़ से मैंने डिनोट कर दिया है, के सॉरी सी, ये क्या है, सी से डिनोट कर देते हैं। तो कितना करोड़ हो जाएगा, 4.5 लाख करोड़ जो है आवंटित किया गया है बजट 2024-25 में। किसके लिए, डिफेंस के लिए। तो ये तो पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे अगर बजट किसी को ज़्यादा आवंटित किया गया है तो वह कौन सा है, तो वह है ग्रामीण विकास। किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बजट आवंटित हुआ रक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद जो है ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसा टैक्स है जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वह कौन सा टैक्स है, एंजल टैक्स है। इसको समाप्त कर दिया गया है, एंजल टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक खेती में किसानों के संबंध में बजट 2024-25 में भारतीय सरकार का उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य क्या है प्राकृतिक खेती को लेकर, तो देखते हैं। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में क्या करना, शामिल करना। याद रखिएगा, यह नंबर पूछ सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1 करोड़ किसानों को जो है प्राकृतिक खेती के लिए क्या करना है, उसमें शामिल करना है बजट 2024-25 में। यह सरकार का क्या है, उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पाँचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमारा है, वित्तीय बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कैंपेन पर कॉरपोरेट टैक्स की रेट को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है। यानी कि जो वित्तीय बजट हमारा 2024-25 है, इसमें जो है विदेशी कैंपेन पर कॉरपोरेट टैक्स लगता था, वो कितना लगता था, 40% लगता था। लेकिन अब कितना लगेगा, तो 5% कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 35% लगेगा। ठीक है, विदेशी कैंपेन पर कॉरपोरेट टैक्स। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं आगे। छठा प्रश्न हमारा क्या है? हमारा छठा प्रश्न है, बजट 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? किसके लिए पूछा है? स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट की राशि पूछा है कि कितना आवंटन हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो कितना आवंटित हुआ है? 89.28 यानी कि 89.28 हज़ार करोड़ रुपए किसके लिए आवंटित हुए हैं? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए। आपको ये डेटा एग्जैक्ट याद रखना होगा। किसके लिए? बजट 2024-25 में किसके लिए आवंटित हुआ है? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें किसके हेल्थ को डिनोट करती हैं, इसीलिए मैंने ये पिक्स ला दी हैं कि हेल्थ विभाग के लिए। ठीक है, हेल्थ विभाग के लिए कितना, स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो याद रखिएगा डेटा कितना है? 89.28 हज़ार करोड़ रुपए किसके लिए? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित हुआ है। अभी मैंने ऊपर इसके पहले आपको बताया था, मैं एक बार और रिवीजन करवा दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा बजट किसके लिए आवंटित हुआ है? रक्षा, डिफेंस के लिए। कितना हुआ है रक्षा मंत्रालय के लिए? सबसे ज़्यादा अगर बजट आवंटित हुआ है रक्षा मंत्रालय के लिए, कितना हुआ है? 4.5 लाख करोड़। कितना? तो 4.5 लाख करोड़ हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए कितना हुआ है? तो 89.28 हज़ार करोड़ आवंटित हुआ है। सारे डेटा आपको याद रखने हैं एज इट। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। बजट 2024-25 में पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी किया गया है। पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल लीजिए। यह प्रश्न पूछा ही जाएगा, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे वनडे हो, प्रत्येक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा ही जाना है कि पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए बजट 2024-25 में बजट जारी किया गया है। तो यह पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। देखिए यही है वो पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट है, जो कि यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 2024-25 में इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। आगे है आठवां प्रश्न हमारा। हाल ही में बजट 2024-25 के तहत पूर्वोदय स्कीम यानी कि पूर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन एक शामिल नहीं है, तो आपको ये सारे राज्य याद रखने हैं। देखिए इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले स्थान पर कौन सा? बिहार। पश्चिम बंगाल जो कि बिहार है उससे लगा हुआ ही, उससे बाउंड्री शेयर करता है यह पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल से लगा क्या है? झारखंड। उसके बाद से झारखंड के बाद से कौन सा है? ओडिशा। और ओडिशा के बाद से आंध्र प्रदेश। यानी कि पूछ ले, अगर आपसे नंबरिंग पूछ ले कि पूर्वोदय योजना में कितने राज्य शामिल हैं, तो पूर्वोदय योजना में ये 5 राज्य शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार और देखिए। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित एक और फैक्ट अभी याद आना चाहिए, मैंने ऊपर बताया पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ये आपको एकदम अच्छे से उंगलियों की टिप पे याद होना चाहिए। पूर्वोदय योजना में कितने हैं राज्य? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 9वें प्रश्न की तरफ। हम 9वां प्रश्न है हमारा, बजट 2024-25 के अनुसार भारत का शिक्षा के क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित हुई है? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमने रक्षा के लिए देखा कितना आवंटित हुआ है रक्षा के लिए, तो रक्षा के लिए कितना आवंटित हुआ है? 4.5 लाख करोड़। बार बार ये डेटा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि सारे डेटाज आपको इसी क्लास में क्या हो जाए, एकदम याद हो जाए। तो रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए कितना? तो 4.5 लाख करोड़ डिफेंस के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, जो कि क्या है? सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटित हुआ है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए जो है 1.25 लाख करोड़। कितना? 1.25 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के लिए। और इससे पहले स्वास्थ्य के लिए कितना आवंटित हुआ था? तो स्वास्थ्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था स्वास्थ्य विभाग के लिए? 89.28 हज़ार करोड़। कितना? 89.28 हज़ार करोड़ रुपए। ऐसे लिख दे रही हूँ, हज़ार करोड़। ठीक है, इतना आवंटित हुआ था। लेकिन शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कितना? 1.25 लाख करोड़ आवंटित हुआ है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। नए बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कितने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शॉर्ट फॉर्म में
कई बार पूछा गया है। क्या बोलते हैं? IPPB, ठीक है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और कितने जो है पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी? तो 100, कितना? 100 या 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में। देखिए मैं एक बार बना देती हूँ आपको, पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको यहीं पे सारी चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिक्किम है, जो कि ये पूर्वोत्तर राज्य में क्या है, इसको 7 सिस्टर में नहीं माना जाता है, 7 सिस्टर में नहीं माना जाता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, नागालैंड है, यहाँ पर क्या है, मणिपुर है, और ये लटका हुआ पूरा पोर्शन क्या होता है, यह मिज़ोरम, मिज़ोरम को मैं MI से डिनोट कर रही हूँ, ये क्या है, मिज़ोरम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये वाला एरिया पूरा क्या है, तो ये वाला पूरा एरिया जो है असम का है, और यहीं पे छोटू सा हमारा क्या है, मेघालय है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 4 राज्य तो सीधे सीधे आपके आ जा रहे हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। उसके बाद से नीचे मिज़ोरम के जस्ट बगल में त्रिपुरा, ऊपर क्या है, मेघालय, और ये क्या है, असम। अब इन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो है कितने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी? तो 100। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम एग्जैक्ट याद हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, हम बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में, ये स्टैटिक के प्रश्न मैं बताते चल रही हूँ। 2018 में इसकी शुरुआत किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आगे देखते हैं, देखिए इसका टैगलाइन देख लीजिए, इसका टैगलाइन, क्योंकि कई बार आपसे टैगलाइन भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। क्या है? अपना बैंक, यानी कि आपका बैंक, सॉरी, आपका बैंक आपके द्वार। इसका टैगलाइन क्या है? आपका बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, ये इसकी क्या है, टैगलाइन है, याद रखिएगा इसकी टैगलाइन को। स्थापना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इसका जो टैगलाइन है, आपका बैंक आपके द्वार, पूर्वोत्तर के राज्यों में 100 जो है IPPB की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न हमारा, बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है? तो कृषि क्षेत्र के लिए कितना आवंटित हुआ है? 1.5 लाख करोड़। अभी आपने शिक्षा के लिए देखा था, शिक्षा के लिए कितना बजट आवंटित हुआ था शिक्षा के लिए, क्योंकि जो कि एक बहुत ही कम बजट था शिक्षा के लिए, फिर भी ठीक है। कितना आवंटित हुआ है? 1.25 लाख करोड़। कितना? 1.25 लाख करोड़ एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। बट यहाँ पे कृषि के लिए कितना है? 1.51 लाख करोड़ जो है किसके लिए? तो कृषि क्षेत्र के लिए। 13वां प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार योजना में तरुण कैटेगरी के तहत कितनी लोन लिमिट निर्धारण किया गया है? तो तरुण कैटेगरी के तहत कितना? 20 लाख का। पहले कितना था? तो पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तरुण कैटेगरी के तहत लोन लिमिट को याद रखिएगा। प्रश्न छोटा दिख रहा है, बट एग्जाम में आपको ये क्या सेलेक्ट करवा सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही सेलेक्टिव हैं, और यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं अब 14वां प्रश्न, राजकोषीय घाटा कितना है? यानी कि जो हमारा इस समय वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9। कितना? 4.9%। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का इस समय वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.9% हमारा कितना है? राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको डाल लीजिए। यह क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न आपसे, बिल्कुल चाहे जीके जीएस में पूछा, जीके जीएस में स्टैटिक के रूप में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए। कह रहे हाल ही में बजट 2024-25 के तहत देश में कौन से 2 मंदिर कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? पहली चीज़ कि कौन से 2 मंदिर कॉरिडोर, कितने पूछ सकता है कि बजट 2024-25 के तहत कितने मंदिर कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो आपको याद रखना है नंबर 2। कितने? 2। अब कौन कौन से हैं 2? तो यह विष्णुपद मंदिर है और महाबोधि मंदिर है। कौन सा? तो देखिए एक बार मैं इसका इमेज दिखा देती हूँ। ये विष्णुपद मंदिर, ये है विष्णुपद मंदिर जो कि बिहार में है। कहाँ पे है ये विष्णुपद मंदिर? तो बिहार राज्य में
स्थित है यह विष्णुपद मंदिर? इसको बनवाया किसने था इस विष्णुपद? देखिए मैं इसको डिनोट कर दे रही हूँ ऐसे कि यह कौन सा मंदिर है, तो विष्णुपद मंदिर है। आगे मैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स लिखती हूँ, ठीक है। यह विष्णुपद मंदिर है और इस विष्णुपद मंदिर को बनवाया किसने है, तो इस विष्णुपद मंदिर को बनवाया है रानी अहिल्या बाई। प्रश्न याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे स्टैटिक में कि पहली चीज़ कि कितने मंदिर कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, दो। पहला है विष्णुपद मंदिर, दूसरा महाबोधि मंदिर। अब इससे और फैक्ट अंदर जाके पूछ ले स्टैटिक में कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया है। किसने करवाया? रानी अहिल्याबाई ने। कब करवाया है, तो 1787 में, यानी कि 1787 में। ये इंपॉर्टेंट स्टैटिकल फैक्ट हो गया विष्णुपद मंदिर से। आइए अब देख लेते हैं महाबोधि मंदिर को। कहाँ पे है यह महाबोधि मंदिर, तो देखिए ये है हमारा महाबोधि मंदिर जो कि बिहार के कहाँ पे है, गया में है। कहाँ पे? बिहार के गया में। यानी कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर ये दोनों मंदिर कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार नया इनकम टैक्स सिस्टम में 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो है आपको इस बार बजट 2024-25 का जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें से आपसे पूछ लिया है कि 10 लाख से लेकर के 12 लाख रुपए पर कितना इनकम टैक्स लगेगा। तो कितना लगेगा? 15% लगेगा 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच। और यह हर बार टैक्स स्लैब से एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो एक बार इसको हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं सारे टैक्स स्लैब्स को। देखिए ये क्या है, टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। और ये क्या है, हमारा टैक्स रेट है कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। इस चार्ट को हम समझते हैं बढ़िया से। क्या है, अप टू यानी कि 3 लाख तक, जीरो से लेकर के कितना, 0 से 3 लाख तक आपको नील यानी कि एक भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। अगर आपकी सालाना इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपको क्या है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब है हमारा दूसरा स्लैब क्या है कि 3 लाख से 7 लाख पर, यानी कि 3 लाख से 7 लाख पर आपको कितना टैक्स देना है, 5% टैक्स देना है। एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि 3 लाख से 7 लाख स्लैब पर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। अब 7 लाख से 10 लाख पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की सालाना इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, 10% देना पड़ेगा उस व्यक्ति को टैक्स। और 10 लाख से अगर 12 लाख सालाना इनकम है तो कितना परसेंट देंगे, 15% देंगे। और 12 लाख से 15 लाख है तो आप कितना पे करेंगे, तो 20% पे करेंगे। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से भी अधिक है तो कितना पे करेंगे आप, 30%, यानी कि 30% आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होगा। एक बार और समझते हैं इस चार्ट को बढ़िया से कि 0 से अगर 3 लाख का आपका क्या है, सालाना इनकम है तो आपको एक भी कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख है तो आपको 5% देना है आपको टैक्स। अगर आपकी आय 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% देना है क्या, टैक्स। 10 लाख से अगर 12 लाख सालाना आय है तो 15% पे करना है टैक्स। 12 लाख से 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स देंगे। लेकिन अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ, कर्ज, यानी कि जो बोरो उधार लेती है, कर्ज क्या करती है, तो जो गवर्नमेंट है ये बोरो करती है, उधार लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास प्रोग्राम के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है, कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास प्रोग्राम के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, 12 औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट आपसे डेटा पूछा जाएगा, डेटा ही याद रखना है आपको नंबरिंग में। 19वां प्रश्न है, बजट 2024-25 के तहत भारत सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होता है। देखिए आता कहाँ से है गवर्नमेंट के पास पैसा, तो बोरिंग से उधार लेती है, कर्ज लेती है सरकार, ठीक है। लेकिन खर्चा सबसे ज़्यादा उसको कहाँ करना पड़ता है, तो राज्यों को जो टैक्स देती है सरकार और ड्यूटीज़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, पीएम आवास योजना
के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? पीएम आवास योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए जो है पीएम आवास योजना के लिए आवंटित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है हमारा। 21वां प्रश्न है कि बजट 2024-25 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़, देखिए 7 नहीं बल्कि क्या होगा 60,000 करोड़ रुपए। 60 यानी कि 60,000 करोड़ रुपए, इतना 60,000 करोड़ रुपए, जो कि किसके लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहाँ से किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से इसकी शुरुआत की थी? GKP मैं लिख रही हूँ, गोरखपुर से इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, गोरखपुर से इसकी शुरुआत कब किया था इन्होंने? वर्ष 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्या किया था? शुरुआत की थी। और उसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितना किस्त दिया जाता है? 3 किस्तों में। पैसा किस रूप में? तो 3 किस्तों में। कितना कितना करके? 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, 3 किस्त 2-2 हज़ार, यानी कि टोटल कितना हो जाता है? टोटल कितना मिलता है? 6K, यानी कि 6,000 मिलते हैं, 6K मिलते हैं पैसा। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सारे स्टैटिक के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, 22वां प्रश्न देखते हैं अपना कि हमारा 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न है, बजट 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा फेज शुरू किया जाएगा? यानी कि जो बजट 2024-25 शुरू हुआ है, उसमें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज कौन सा शुरू होगा? तो यह फेज़ 4 शुरू किया जाएगा। कौन सा फेज है? फेज़ 4 है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू की बात हुई थी। कब हुआ था? वर्ष 2000 में। याद रखिएगा, स्टैटिक का अगर प्रश्न बन जाएगा तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा। 23वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री घर मुक्त बिजली योजना 2024 के तहत कितने घरों को 300 यूनिट पर मंथ तक बिजली फ्री प्रदान की जाएगी? तो 1 करोड़ लोगों को, कितने? 1 करोड़ लोगों को जो है 300 यूनिट तक। याद रखिए नंबर कि कितने करोड़? 1 करोड़। कितना यूनिट? 300 यूनिट। और पर मंथ बिजली क्या है? फ्री दी जाएगी। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है? तो कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा किस वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का ताज किसके सिर पे है? मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। इन्होंने 10 टाइम जो है क्या किया है? बजट को प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमण जी कितनी बार? 7वीं बार, या 7 टाइम इनका हो चुका। लेकिन मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत किया है। ये है उनकी तस्वीर मोरारजी देसाई की, इन्हीं के नाम पे है क्या? 10 बार बजट प्रस्तुत करने का ताज। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य बजट की बात की गई? यानी कि राज्य बजट कहाँ पे दिया गया है? आपने केंद्रीय बजट तो देखा कहाँ पे है? आर्टिकल ART। ठीक है, आर्टिकल कहाँ पे है? 112 में है, 112 में। लेकिन राज्य बजट कहाँ पे दिया गया है? तो अनुच्छेद 202 यानी कि 202 अनुच्छेद, आर्टिकल 202 किसकी बात करता है? राज्य बजट की बात करता है। यह प्रश्न भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यह 27वां। भारत सरकार का पहला पेपरलेस नहीं होगा, पेपरलेस है। क्या है यह? भारत सरकार का पहली बार जो है पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, पहली बार जो है
पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। कब? वर्ष 2021 में। 2021 में। लेकिन किसने प्रस्तुत किया था? तो वित्त मंत्री उस समय भी कौन? निर्मला सीतारमण जी। और इन्होंने, ये है हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो कि वर्तमान में भी क्या है? हमारी वित्त मंत्री हैं। और 2021 में भी वित्त मंत्री यही थी। और इन्होंने ही 2021 में पहली बार जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी बजट से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बजट से संबंधित हमारा क्लास, जो कि आज की क्लास से आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न 2-4 प्रश्न तो देखने को पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।